धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 6 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि पिछले कई दिनों से धाकड़ खबर लगातार आपके सामने कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन नहीं रख पा रहा है। कई दिन बाद रख रहा है, थोड़ी कुछ दिक्कतें हैं, उससे दूर हो जाएंगे तो रोजाना पहले की तरह फिर से आपके सामने कोर्ट संबंधित खबरों का बुलेटिन रखना शुरू कर देंगे। आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। वैसे आप लोग जैसा प्यार और भरोसा धाकड़ खबर में दिखाते हैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी खबर आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को लेकर सुनवाई हुई। जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद जो दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और गुजरात की सरकार को फटकार लगाई वो वाकई में देखने और सुनने लायक है। जी हां, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और असम की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मामले पर लगाई है जबरदस्त फटकार। कहा है फ्राइडे यानी कि 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामा पेश करें। इसके अलावा सभी राज्य सरकारें जो पूरे देश की हैं वो कोरोना को लेकर क्या कर रही हैं उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करें। इनको अलग से फटकार लगाई, कहा हलफनामा दो, उन सबसे कहा कि रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखो। कोर्ट ने नाराजगी जताई कि जिस तरीके से कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए, कदम उठाने चाहिए, वैसा दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम की सरकार करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। गुजरात सरकार को खासकर फटकार लगाई कि वो अपने यहाँ बड़े बड़े शादी समारोह करा रही है, उनको रोक नहीं रही है। आखिर हिंदुओं को भी तो खुश रखना है। सुप्रीम कोर्ट कहता है पटाखे मत फोड़ो, लेकिन भाजपा के नेता निकल आते हैं कि ये लो तोहफे में पटाखे ले जाओ और फोड़ो। कानून वानून कोई मायने नहीं रखता। इस वक्त देश में हिंदुओं की सरकार चल रही है, ये कोई मुसलमानों की सरकार नहीं चली है, मुसलमानों का शासन नहीं चल रहा है कि हमें पटाखे फोड़ने से कोई अदालतें रोक सकती हैं क्या। अब देखेंगे इसमें 27 नवंबर को होता क्या है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। CAA आपको याद होगा, धूमधाम से कानून बनाया गया, हालांकि अभी तक लागू नहीं किया गया, उसकी नियमावली तैयार नहीं हो पाई है। क्यों नियमावली तैयार नहीं हो पाई है जबकि शिक्षा पर इतना बड़ा कानून ले आए, जिसे ऐतिहासिक कानून बताया जा रहा है, किसानों पे कानून ले आए, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन नियमावली तैयार नहीं हो। उस कानून से जुड़ी हुई एक खबर है, लखनऊ से आ रही है। लखनऊ का एक थाना है ठाकुरगंज, वहाँ से 16 साल के एक लड़की को 25 दिसंबर को 2019 को गिरफ्तार किया गया ठाकुरगंज पुलिस द्वारा। उस पर आरोप लगाया गया कि वो CAA के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे उसमें शामिल था। वो बार बार कहता रहा, उसके परिवार के लोग कहते रहे कि ये इसमें शामिल नहीं, लेकिन उसको उठा के जेल में डाल दिया। 11 महीने तक वो जेल में रहा, अब जाके उसको जमानत मिली है। उसकी जमानत के लिए पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गए, उसके परिवार के लोग 8 महीने बाद पहुंचे थे, जबकि 8 महीने जेल में रह चुका था। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह कहते हुए जमानत अर्जी को खारिज कर दिया कि ये बाहर जाएगा तो शांति के लिए खतरा पैदा कर देगा। ये बाद में सेशन में गए, जब सेशन में ज़मानत पर सुनवाई हुई तो वहाँ से इसको ज़मानत मिल गई। अभी 11 महीने बाद 16 नवंबर को जेल से बाहर आ चुका, अपने परिवार के बीच पहुंचा है। इंडियन एक्सप्रेस ने इससे बात की है। इसने कहा मैं गरीब हूँ, मेरे माता पिता तो फीस के पैसे नहीं दे पाते हैं, मेरी ज़मानत के लिए क्या कुछ करते। जिस वक्त मुझे गिरफ्तार हुआ मेरे परिवार के लोगों को जानकारी नहीं दी गई, बस ले जाए और ले आके वहाँ पे थाने में रखा और फिर उसको उठा के बाल सुधार गृह यानी कि जेल में डाल दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धोखाधड़ी से दलित समाज की जमीन खरीदने वाले भाजपा नेता और उनकी पत्नी को जाना पड़ सकता है जेल। जी हां, ओडिशा हाईकोर्ट ने उनकी जमानत, जो अग्रिम जमानत होती है जिसको एंटीसिपेटरी बोलते हैं, वो देने से इनकार कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ जो FIR दर्ज है उसको रद्द करने से इनकार कर दिया और पहले के जो आदेश थे उन सब को भी रद्द कर दिया। पहले के आदेश में कहीं पे उन्हें एंटीसिपेटरी दी जा चुकी थी, कहीं पे कहा गया था कि ठीक है जांच को भी पेंडिंग रखिए, जांच मच की थी, वो सब चीज़ों को अदालत ने हटा दिया है। इसके बाद इस भाजपा नेता और उनकी पत्नी पर तलवार लटक गई है गिरफ्तारी की। उड़ीसा हाईकोर्ट के जस्टिस हैं BP रोत्रे उनका नाम है। उन्होंने ये बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने साफ कर दिया कि ये मामला इतना गंभीर है, ऐसे मामले में इनको कोई राहत नहीं दी जा सकती है। क्या है पूरा मामला वो थोड़ा जान लीजिए। बीजेपी के एक नेता हैं जिन्हें हम कह सकते हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका नाम है बैजंत पांडा। बैजंत पांडा की पत्नी जो हैं उनका नाम है जागी पांडा। इन्होंने 2 कंपनियां बना रखी हैं। इनकी कंपनियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। ओडिशा इंफ्राट्रेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकी एक कंपनी है और इसके अलावा एक इनकी कंपनी का नाम है OIPL। इस कंपनी ने दलित समाज के लोगों की ज़मीन जो है वो धोखाधड़ी से खरीद ली है। इनके खिलाफ FIR दर्ज है, जाँच चल रही है।
इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। हाईकोर्ट भाग रहे थे लेकिन हाईकोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया। अब ये बीजेपी नेता हैं बैजयंत पांडा, इनका बयान सामने आ रहा है और वे कह रहे हैं कि साहब मुझे ये नवीन पटनायक जो सीएम है उड़ीसा के वो फंसा रहे हैं। हमारा कोई मामला नहीं है, हमने किसी से धोखाधड़ी से कोई ज़मीन नहीं खरीदी है। लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, देखेंगे वहाँ से इनको कुछ राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। देखते हैं कब ओडिशा पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल में डालती है या वो भी सिर्फ नौटंकी ड्रामेबाजी ही करती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दंगे की आरोपी जो छात्र नेता हैं गुलफिशा फातिमा, उनको ज़मानत मिल गई है। खबर पुरानी है लेकिन आपके सामने रख रहा हूँ। क्या करें, कभी कभी जो है चैनल का पेट बनने के लिए खबरें तो होती नहीं है, तो इधर उधर से उठा के बुलेटिन को लंबाई कर दो, बता ही दो 6 खबरें। आप खुद ही समझ गए होंगे 6 खबरें रख रहा हूँ तो ज़्यादा खबरें हैं भी नहीं। कड़कड़डुमा कोर्ट से जुड़ा हुआ मामला है। ये दिल्ली की एक ज़िला अदालत है जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हम कह सकते हैं। यहाँ के एक जज हैं अमिताभ रावत, उनकी जो कोर्ट है उसने गुलफिशा फातिमा को ज़मानत पर रिहा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस मामले में गुलफिशा जो है जेल में बंद है, उस मामले में नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जो पिंजरा तोड़ गैंग की सदस्य हैं, उनको पहले ही ज़मानत मिल चुकी है। तो अब इसी आरोप में जब उनको ज़मानत मिल गई तो इनको जेल में रहने का क्या मतलब बनता है। इनको भी इस मामले में ज़मानत मिल जानी चाहिए, तो इनको ज़मानत दे दी गई है। एक शख्स दंगे के दौरान गोली लगने से मर गया था, उस मामले को लेकर इन पर FIR ये दर्ज थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जेल जाकर केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन से मिल सकते हैं एडवोकेट यानी कि वकील। ये खबरें भी पुरानी है लेकिन फिर भी आपके सामने रख रहे हैं। बता देने में दिक्कत क्या है भैया, क्योंकि लोग ही कहने लग जाएंगे पुरानी खबरें रख रहे हैं तो पुरानी खबरें मैं रखता भी नहीं हूँ, इसलिए फिर भी बता दे रहे हैं। क्योंकि कई दिन से जब कोर्ट बुलेटिन नहीं रख रहे हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं आगे पीछे हो जाती हैं। केरल वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसने कहा कि मथुरा के मांड थाने से जो पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को, वो गलत तरीके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद ना तो उनके परिवार के लोगों को जानकारी दी और आज तक उनकी वकील से भी बात नहीं होने दी जाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि इनको इनके वकील से मिलने दिया जाए। इस दौरान कोर्ट में पेश यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यूपी सरकार को कोई एतराज़ नहीं है, इनका वकील इनसे मिल सकता है, ये अपने वकील से मिल सकते हैं। और हमने ऐसा भी नहीं किया कि इनके परिवार के लोगों को जानकारी नहीं दी और परिवार के लोगों से बात नहीं कराई, हमने जानकारी भी दी, बात भी कराई। मतलब अपनी सफाई दे रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस गए हैं। वरना आप उत्तर प्रदेश में थाने में किसी को बंद करा दीजिए और फिर घोड़े दौड़ा लीजिए, जाके उससे बात करके दिखा देंगे तो मान जाएंगे, तो जेल है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इस पर एक अलग से विस्तृत बातचीत करने की कोशिश करेंगे किसी वकील के साथ और आपके सामने बहुत सारे पहलू रखने की कोशिश करेंगे। मामला क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। एक चीज़ होती है चार्जशीट, हिंदी में बात करें तो आरोप पत्र, उसके दाखिल करने का अदालत में एक समय सीमा है। मान लीजिए किसी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। चार्जशीट दाखिल करने का वक्त है 90 दिन का, 90 दिन में दाखिल नहीं की, या कुछ केसों में चार्जशीट दाखिल करने का वक्त है 180 दिन का। अब चार्जशीट दाखिल नहीं हो रही है, वो शख्स जेल में पड़ा है, उसका वकील पहुंचे कि साहब ऐसा बताइए तो कोई तरीका ना हुआ। पुलिस जब चार्जशीट नहीं कर रही है तो हमारा जो मुवक्किल है, हमारा जो क्लाइंट है वो जेल में क्यों रहे। तो अदालत ऐसे मामलों में ज़मानत दे देती है, आपने देखा ही होगा। उसमें आरोप पुलिस पे भी लगता है कि वो चाहती थी कि ज़मानत मिल जाए, इसलिए उसने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। लेकिन यहाँ कुछ और मामला है, वो समझ लीजिए। चार्जशीट दाखिल ना होने के अभाव में दी गई ज़मानत को किया जा सकता है रद्द। चार्जशीट दाखिल ना होने के अभाव में दी गई ज़मानत को किया जा सकता है रद्द, यानी कि ऐसे मामलों में जो ज़मानतें दी गई हैं उनको अदालतें फिर से रद्द कर सकती हैं भूलवश, यानी कि भूल से अगर ऐसा हो गया है तो ऐसी ज़मानतों को रद्द किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में साफ स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि CRPC 439 के तहत अदालतों के पास अधिकार है कि वो पहले धारा 167(2) जो ना, ये भी CRPC की है। CRPC की 167(2) के तहत दी गई ज़मानतों को रद्द कर सकती हैं। बेंगलोर के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मामला क्या है वो थोड़ा सा जान लीजिए। NDPS एक्ट होता है ना, नशे वशे का कारोबार करते हैं, उस पर लोगों को पकड़ लेते हैं, जिसमें आजकल आपको देखा होगा भारती को पकड़ के ले गए, बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया, उसके पति को भी ले गए हर्ष को। अरे अपने घर में बैठ के अगर वो सुट्टा मार रही, क्या कह रही, सारे आश्रमों में चल जाओ, सब बाबा सुट्टा मार रहे हैं, पकड़ लो ना सबको, पूरे देश को जेल में भर दो। फिर तो किसी का कुछ अपराध कर रही थी क्या वो? लेकिन साहब गिरफ्तार करना है, क्रांतिवीर बनना है। अब NDPS जो टीम है वो दिखा रही है मुंबई में कि उस पर हमला हो गया है इसकी गिरफ्तारी के बाद, अपने ऊपर हमला भी दिखा दे रहे हैं।
कमाल की चीज़ें हैं। खैर, ये मामला जान लीजिए। तो बेंगलोर की एक अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मुलजिम को इस मामले में ज़मानत दे दी, क्योंकि 180 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। बाद में जो पुलिस है इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई। उसने कहा साहब, चार्जशीट तो 180 दिन में दाखिल हो गई थी, लेकिन उस दिन कोर्ट के संज्ञान में ये मामला नहीं आ पाया, चूक हो गई, भूल से हो गया, तो इस जमानत को खारिज किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा ठीक है भाई, तू कह रहा खारिज कर देते हैं। तो पुलिस की बात सुन के हाईकोर्ट ने वो जमानत खारिज कर दी। इसके बाद ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और कहा कि जब हमें निचली अदालत ने जमानत दे दी और 180 दिन में चार्जशीट पेश नहीं हुई, और उसके बाद हाईकोर्ट जो है वो हमारी जमानत कैसे रद्द कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे मामले को सुना, और सुनने के बाद जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि भैया भूलवश कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर अदालत के संज्ञान में नहीं आया था और चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी तो आपकी ज़मानत को रद्द किया जा सकता है। अदालतों के पास ऐसा अधिकार है सीआरपीसी 439 की धारा 2 के मुताबिक। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।